हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो 2014 में बीजेपी सरकार के आने के बाद से ही जो है उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके एक नए उसकी जगह पर एग्जीक्यूटिव बॉडी को बनाने की बातें की जा रही थी और सरकार ने फाइनली 2014 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया और 1 जनवरी से जो है एक नया एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी जिसको हम आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में नीति आयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले हमको जो है एक हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है कि जो प्लानिंग कमीशन था हमारे देश में, जिसको हम हिंदी में योजना आयोग कहते थे, वो क्या काम कर रहा था और उसने क्या कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए सरकार ने आज जो है देश में नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है ना। तो ये बात हमको समझना है। सबसे पहले देखो बैकग्राउंड में क्या है, देश में प्लानिंग कमीशन कर क्या रहा था। तो हमारे देश में देखो 5 या 6 फैक्टर हैं जिनके लिए जो है प्लानिंग कमीशन कुछ ना कुछ कार्य लगातार कर रहा था। सबसे पहले देखो हमको जूझ रहा है किससे, पॉवर्टी से। तो गरीबी है, इलिटरेसी है, निरक्षरता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अविकसित अवसंरचनाएं हैं, लो प्राइवेट सेक्टर है और लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये कहीं बैकग्राउंड में देश में कार्यरत कर रहे हैं और इन सब इश्यूज को समझने के लिए सरकार को एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास क्या है, पुअर रिसोर्सेज हैं, कम मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मान लो 100 ही रुपये हैं तो अधिक से अधिक सही उपयोग इस 100 रुपये का कैसे किया जाए। क्योंकि पहला तरीका तो ये है कि आप सीधे इनकम बढ़ाइए, लेकिन इनकम ऐसे नहीं बढ़ती है कि अचानक से बढ़ जाए। तो सरकार का प्रयास ये होता है कि सही तरीके से प्लानिंग किया जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि इस 100 रुपये का सही इस्तेमाल किया जा सके, ताकि राज्यों को जो रिसोर्सेस है सही मात्रा में पहुंच सके। तो जो पुअर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स को हमको हैंडल करना है। ठीक है ना। तो एक ऐसी स्टेट एजेंसी की जरूरत है जो सही तरीके से स्टेट रिसोर्सेज को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक ना। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए पड़ेगी, हमको प्लानिंग की जरूरत चाहिए पड़ेगी कि स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे नेशन से है कि वो उस नेशन में जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए। इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्लानिंग कमीशन चाहिए। तो चूंकि जवाहरलाल नेहरू साहब थे, कहीं ना कहीं वो सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे, समाजवादी विचारधारा वाले थे। तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो उन पर जो है यूएसएसआर में जो समाजवादी मॉडल था उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर। तो यूएसएसआर जो है जो 5 ईयर प्लान थे, जो 5 वर्षीय योजनाएं थी, रूस में बहुत अच्छे से काम कर रही थी और उन्होंने रूस को बहुत सहायता की थी डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्लानिंग कमीशन होते थे और यूएसएसआर में जो है पंचवर्षीय योजनाएं पहले से चल रही थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्लानिंग कमीशन को वहाँ से उठाया और देश में जो समाजवादी विचारधारा जो है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद तो अल्टीमेटली कार्य हो क्या रहा था। तो देखो, देश के पास प्राकृतिक संसाधन है तो उनका सही तरीके से असेसमेंट किया जा रहा था, उनका सही तरीके से क्या किया जा रहा था, मूल्यांकन किया जा रहा था। उसके बाद उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से मूल्यांकन करके, असेसमेंट करके देश के लिए 5 ईयर्स प्लान बनाए जा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। तो नेशनल प्रायोरिटी क्या है, वही मैंने आपको बताया, गरीबी है, अशिक्षा है, समझ रहे हो, अशिक्षा है। तो इन सब चीज़ें, ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी थी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका सही तरीके से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रेलवे बनाना है, सड़कें बनानी है, स्कूल, स्वास्थ्य, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। तो सही प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करो, असेसमेंट करके 5 ईयर प्लान, किस बेसिस पे, नेशनल प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर उसको बाद में जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो और उसको मॉनिटर करो कि इसमें क्या खामियां हैं, और वो खामियां जो रहेंगी, जो भी उसकी इश्यूज रहेंगे, वो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में, अगले पंचवर्षीय योजना में उनको सुधारा जाएगा। इसके बाद अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन लेके आओ, सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करो। तो ये अल्टीमेटली कार्य किए जा रहे थे प्लानिंग कमीशन से। तो पूरे कार्यकाल में जो लगभग 65 ईयर तक जो है प्लानिंग कमीशन ने काम किया, योजना आयोग ने भारत में काम किया, उसके 65 ईयर के कार्यकाल में हम देखते हैं 3 तरीके से उसके काम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1952 से 1967 तक का टाइम है। इस काम में क्या होता है, देखो आपको पता है केंद्र में भी कांग्रेस होती थी और बहुत अधिकतर जो राज्य थे, अधिकतर राज्यों में भी जो है एक ही सरकार रहती थी, वो क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो टॉप डाउन अप्रोच इसमें फॉलो की जाती थी कि टॉप पे बैठे हुए लोग डिसाइड करते थे और डाउन में मतलब राज्यों में और राज्यों के अंदर ही उन सब तरीकों को फॉलो करवाया जाता था। ये कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच। ये कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ ऊपर से डिसीजन आते हैं और नीचे तक उसको फॉलो किए जाते हैं। दूसरी कम होती है बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पर नीचे से भी लोगों से एडवाइस मांगी जाती है और फिर मिलके जो है कोई काम किया जाता है। तो ये कहलाता है क्या, बॉटम अप। ये कहलाती है टॉप डाउन, मतलब ऊपर से बन के आ रहा है। ठीक ना। तो ये टॉप डाउन है, ये बॉटम अप्रोच है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच थी कि केंद्र में जो भी बन रहा था, यूनिटी डिसीजन बाय द सेंटर,
केंद्र द्वारा एकात्मक रूप से निर्णय लिए जाते थे और राज्यों द्वारा उनका पालन किया जाता था, क्योंकि अधिकतर राज्यों में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार थी। 1967 और 90 के बीच में जो है अब देखोगे कि यहाँ 1967 वाला जो इलेक्शन हुआ इसमें जो है बहुत परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि जो फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ इसमें 9 राज्यों में जो है अपोजिशन की गवर्नमेंट आ गई, मतलब या तो स्टेट ने अपनी रीजनल पार्टी जीत गई या कॉलिशन गवर्नमेंट बन गई जो कांग्रेस की नहीं थी, ठीक है ना। तो पहले प्लानिंग कमीशन को क्या पावर दी हुई थी कि जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती हैं जो आर्टिकल 282 के तहत दी जाती हैं, मतलब जो नॉन स्टैचुनरी होती है। देखो 2 तरीके की ग्रांट होती हैं, एक तो होती है स्टैचुरी ग्रांट। जो स्टैचुरी ग्रांट्स होती हैं मतलब एक संविधान में तो इनके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन पार्लियामेंट में जो एक बिल पास करके ऐसी ग्रांट दी जाती है जो आर्टिकल 275 में बात कही गई है स्टैचुरी ग्रांट की, कि पार्लियामेंट में एक बिल पास करो, उसमें उस बिल के द्वारा आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई सा भी फंड दे सकते हो। दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट या नॉन स्टैचुरी ग्रांट कहते हैं, जो आर्टिकल 282 में बात कही गई है कि बिना किसी बिल पास करे आप सीधे राज्यों को ग्रांट दे सकते हो। तो ये ग्रांट देने का पूरा पावर जो था उस समय प्लानिंग कमीशन को दिया हुआ था। तो आर्टिकल 282 के तहत देखो जो ग्रांट दी जा रही थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, वहां पर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो वहां के जो स्टेट्स थे उस चीज का विरोध कर रहे थे कि आप जो है जो कांग्रेस शासित राज्य है उन्हीं को ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जा रही है, जिनके बारे में प्रावधान आर्टिकल 282 में किया गया है, क्योंकि इनके लिए पार्लियामेंट में बिल पास करना नहीं होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा था कि यहाँ पर जो है एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है दूसरे राज्यों के साथ जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। और स्टेट ने ये जो ऑटोनॉमी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत, कि जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी तरह ऑटोनॉमी पर जो है क्वेश्चन किए जा रहे थे, मतलब राज्यों को पावर नहीं दी जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दौर चला 67 से 90 के बीच में, जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकारें आ गई। 1990 में आपको पता है मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गए और सरकार ने अपने एक कदम पीछे खींचना शुरू कर दिए और सरकार ने लेस गवर्नेंस को फोकस किया। एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए। एलपीजी का मतलब आपको पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म पूरे देश में किए गए 1991 में, जब मनमोहन सिंह साहब थे और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को फॉलो किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप प्लानिंग कमीशन का जो काम है वो डायनेमिकली अचानक से चेंज हुआ, क्योंकि अब रीजनल पार्टीज भी निकल के आ गई, जैसे यूपी में है, एमपी में है और दूसरे स्टेट्स में भी आप देखेंगे साउथ में पूरी तरीके से कांग्रेस चली गई। तो यहाँ पर जो है प्लानिंग कमीशन का अलग अलग कार्य अलग अलग समय पर देखा गया है। यहाँ पर सीधा टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा तो इसको बनाया नहीं जाता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है सरकार, जो भी सरकार में होती है, और वो इसको बना रही थी, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में जब स्टेट में दूसरी सरकारें आई तो इसमें जो है दिक्कत होना शुरू हो गई। 1990 के बाद से जो है 5 ईयर प्लान में देखेंगे अचानक से चेंजेस आना शुरू हुए, क्योंकि सरकार ने क्या किया, लिबरल इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास किया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनाई जाए, ना कि सरकार द्वारा संचालित। तो आपको 5 ईयर प्लान के बारे में जानकारी होगी कि 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई और आप देखेंगे कि एक्चुअल ग्रोथ लगातार बढ़ती रही। तो ये 5 ईयर प्लान जो होते थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे। और आपको पता है प्लानिंग कमीशन के अलावा एक और एजेंसी थी जिसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारतीय विकास परिषद इसको कहा जाता था। इसको क्या कहते थे हम? इसको कहते हैं भारतीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन में तो जो सदस्य थे वो तो होते ही थे कि एक चेयरमैन होता, जो प्राइम मिनिस्टर होता था, एक वाइस चेयरमैन होता था और इससे कुछ परमानेंट मेंबर्स होते थे, इससे कुछ टेम्परेरी मेंबर्स होते थे, इसका एक सेक्रेटरी होता था, ये सब मेंबर्स होते थे। तो ये प्लानिंग बनाते थे। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसमें होते थे देखो प्राइम मिनिस्टर और सभी सीएम होते थे सारे राज्यों के, और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। तो ये मिलके बताते थे कि इस साल की नेशनल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि एनडीसी ने बताया कि हमको इस साल एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, तो जो इस बार का जो 5 ईयर प्लान बनेगा उसमें सेंटर में क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, और अपना एजेंडा भेजेंगे ये प्लानिंग कमीशन को, और प्लानिंग कमीशन मिलकर इसका पूरा एग्जीक्यूशन की प्रोसेस बनाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से उसके बाद में जब प्लानिंग कमीशन इसको बना लेता था तो उसको रेटिफाई करता था एनडीसी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 संस्थाएं एक साथ मिलकर काम कर रही थी, ठीक है ना। एक तो था प्लानिंग कमीशन, दूसरा था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको भारतीय विकास परिषद कहते थे। तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा बीच में जब जनता पार्टी की सरकार आती
आती थी तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। जैसे उन्होंने बीच में प्लान हॉलीडेज कर दिए थे, फिर रोलिंग प्लान आ गए थे 3 साल के लिए, फिर 2 एनुअल प्लान्स भी आए हैं 1990 और 92 के बीच में। तो ये योजना की जो इतिहास है भारत में उसको दर्शाया गया है। उसके बाद 2015 में आप देखेंगे कि सीधा नीति आयोग आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्लानिंग कमीशन को समझ में आएगा तो आपको पूरी तरीके से नीति आयोग समझ में आएगा। तो अब आप बोलेंगे कि इसका एबोलिशन क्यों किया सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आते ही योजना आयोग को क्यों खत्म कर दिया। देखो इसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, कुछ आर्थिक कारण भी हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं। पॉलिटिकल रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो एक कांग्रेस सरकार द्वारा सोची गई विचारधारा का फल था, तो और कहीं ना कहीं बीजेपी उस चीज को जड़ से खत्म करना चाहती थी। और लगातार 1991 के बाद की जो इकोनॉमी है वो लगातार परिवर्तन के दौर से गुजरी है, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हो गए तो सबको लगता था कि अब जो प्लानिंग कमीशन है वो एक पुरानी संस्था होगी, हमको एक नई डायनेमिक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक अपडेटेड हो और नई टेक्नोलॉजी को समझने वाला संस्थान हो, ठीक है ना। तो ये सब रीजंस थे, क्योंकि अब देखो जो इकोनॉमी है ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है। पहले ग्लोबल इकोनॉमी से भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी नहीं थी, अब अधिक एकीकृत है, तो हमको एक नए संस्थान की जरूरत है। 5 ईयर प्लान एक बार बन जाते थे तो लगातार उनको फॉलो किया जाता था, मिड ईयर करेक्शन में किए नहीं जाते थे, मतलब बीच में करेक्शन नहीं होते थे। एक बार 5 साल के लिए कोई चीज बन गई तो बन गई। अब वैश्विक परिदृश्य में हम इसको देखें, इसको हम ग्लोबल फॉर्मेट में देखें तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज सोची और वो पूरी तरीके से फेल हो जाए, तो इस प्रकार के करेक्शन के चांस 5 ईयर प्लान में नहीं दिए गए थे। उसके बाद देखो दिक्कत ये हो रही थी कि प्लानिंग कमीशन का बहुत, मैंने आपको बताया कि 282 के तहत नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट प्लानिंग कमीशन राज्यों को दे रहा था, स्टेट्स को। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन को दिया गया है कि फाइनेंस कमीशन जो होगा वो गाडगिल फॉर्मूले को फॉलो करके वो बताएगा कि केंद्र जो राज्यों को कितना फंड अलॉट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 42% अपने नेट टैक्स का राज्यों को देंगे या 32% देंगे या कितना देंगे, तो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता था। अब फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, लेकिन यहाँ प्लानिंग कमीशन ही कर रहा है, जो कि क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसको ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फंड है, मतलब जो फंड का वितरण है, उसको अधिकार ना दे करके किसको दिए गए, प्लानिंग कमीशन को दिए गए, जो क्या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसका बहुत राजनीतिक विरोध हो रहा था कि प्लानिंग कमीशन केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संस्था है, ये पावर में फाइनेंस कमीशन को ओवरलैप कर रही है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है ना। तो गार्डिकल फॉर्मूला क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन देखता है किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है, ठीक है ना, वहाँ फॉरेस्ट कवर कितना है, पिछले एजुकेशन कितना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के बताता है कि किस राज्य को कितना फंड देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट है जो आर्टिकल 282 में जिनके बारे में बात कही गई है, वो प्लानिंग कमीशन सीधे दे रहा था राज्यों को विदाउट कंसल्टिंग विद फाइनेंस कमीशन। तो ये देखो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की लगातार डिबेट चल रहा था, मतलब कार्यकारी निकाय और संवैधानिक निकाय के बीच में। दूसरा, टॉप डाउन अप्रोच वर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमको संघवाद को फॉलो करना चाहिए और संघवाद में हमको राज्यों को बराबर रखना चाहिए सभी निर्णयों में, लेकिन यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की जा रही है, मतलब केंद्र में कोई डिसीजन लिया जा रहा है और राज्यों को फॉलो करवाया जा रहा है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर क्वेश्चन किया जा रहा था कि इसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद डायनामिक सेंटर स्टेट रिलेशन, लगातार केंद्र और राज्यों के संबंध परिवर्तित हो रहे थे, स्टेट राज्यों के संबंध परिवर्तित हो रहे थे, क्योंकि अब रीजनल पार्टीज निकल के आ रही, ठीक है ना। टेक्निकल एक्सपर्टीज की कहीं ना कहीं कमी देखी गई योजना आयोग में। इवेल्युएशन के क्वेश्चन किए जा रहे थे कि किस तरीके से मॉनिटर किए जा रहे हैं इश्यूज को, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उन्होंने आते ही सोचा कि इसको हटाना है, और फाइनली 1 जनवरी 2015 की न्यू ईयर के दिन इन्होंने अबॉलिश करके क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पहले देख लो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब भारतीय परिवर्तन संस्थान इसको कहते हैं। 1 जनवरी 2015 से इसको बनाया गया। जो नीति शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। नीति का मतलब क्या होता है, एथिक्स होता है, मोरालिटी होता है, बिहेवियर गाइडेंस, कि अच्छी नीति को फॉलो करना है आपको, बुरी नीतियों को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो नैतिकता से संबंध है नीति का, और भारत सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब ये सोचता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमको कैसे प्लानिंग बनानी है, राज्यों को भी बराबर का भागीदार बनाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है देखो, एक तो होता है चेयरपर्सन जो होता है प्राइम मिनिस्टर,
इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। मतलब अगर अगली बार सरकार किसी और की भी आई और नया प्राइम मिनिस्टर आया तो वो एक्स ऑफिशियो इसका चेयरपर्सन रहेगा। अगर वो इसको कंटिन्यू करता है तो, अगर वो नीति आयोग को बने रहने देता है तो अगला प्राइम मिनिस्टर जी होगा इसका चेयरपर्सन होगा। अगर वो उसको मान लो कि नई कांग्रेस गवर्नमेंट आए, वो नीति आयोग को फिर से डिसॉल्व करके प्लानिंग कमीशन को वापस भी ला सकती है, ठीक है ना। उसके बाद एक डिप्यूटी चेयरपर्सन होता है जिसको अभी है मिस्टर राजीव कुमार है, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो केंद्र में कुछ मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, जैसे कि देखो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आपका होम मिनिस्टर होता है, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मतलब इस पद पर जो भी बैठेगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, वो किसका, प्लानिंग कमीशन का। कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, जनरली 4 फुल टाइम मेंबर रखे जाते हैं और 2 जो होते हैं टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं जो किसी विशेष एक फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे कि देखो इसरो के हेड हैं, तो मान लो कि साइंस से रिलेटेड कोई, स्पेस से रिलेटेड कोई डिसीजन नीति आयोग को लेना है, कोई पॉलिसी लाना है, तो स्पेशल इनवाइटी ऐसे लोग को बुलाया जाता है जो उस फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अभी हम समझते हैं इसके बारे में। अब देखो, और देखो इसके अलावा जो हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, एक सेक्रेटरी होता था, तो उसकी जगह पर जो है इसमें नीति आयोग में एक सीई होता है जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो डे टू डे जो भी कार्य होते हैं उसका पूरा एग्जीक्यूशन का काम सीईओ को दिया हुआ है। तो वर्तमान में कौन है, मिस्टर अमिताभ कांत जो हैं, शुरू से ही नीति आयोग बनने से समय से लेकर इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो पिछले 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने काम किया है। 2019 से इनका कार्यकाल 2 साल फिर से 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो लगभग ये जून 2021 तक फिर अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। तो अभी देखो जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो जनरली यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं वो उनको लिया जाता है। यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे या कोई स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्ट होंगे उनको लिया जाता है। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल में, वो लिए जाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और एक फिक्स टेन्योर के लिए काम करता है। जैसे कि अमिताभ कांत 5 साल काम कर चुके थे लेकिन फिर से इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। तो ये सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट इनको दिया जाता है। जो भी मेंबर बनता है नीति आयोग का उसको यूनियन कैबिनेट के जो लेवल का जो मंत्री होता है उसके बराबर इसको पावर दी जाती है। तो वर्तमान में देखो कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके सदस्य हैं। तो देखो राजीव कुमार है, वाइस चेयरपर्सन है। 4 मंत्री एमएस सिंह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर 4 परमानेंट मेंबर हैं जो मैंने बता दिया कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे अपने मंत्रालय के। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर देखो नितिन गडकरी है, पीयूष गोयल है, थावरचंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह है। फुल टाइम मेंबर हैं 3 लोग, वीके सारस्वत हैं जो फॉर्मर डीओडीओ चीफ हैं, रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है और विनोद पाल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी नीति आयोग को डोमेन का नॉलेज चाहिए पड़ेगा तो उस फील्ड से रिलेटेड कोई व्यक्ति को स्पेशली बुलाया जाएगा और मेंबर बनाया जाएगा जो उस फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा। अब देखो वहां हमने पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन के साथ साथ में दूसरी संस्था एनडीसी थी जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते थे। तो वो अलग अलग 2 संस्थान के रूप में काम कर रहा था, लेकिन इसको इसीलिए नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में अच्छा कहा जा रहा है कि ये सहकारी संघवाद को फॉलो करता है। और सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि ये राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। तो इसकी गवर्नमेंट काउंसिल जब भी जो भी होती है मीटिंग उसमें सभी चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, ठीक है ना। और स्टेट में जो यूटी है जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के रूप में, और बाकी सभी यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसकी सदस्य होते हैं और साथ में स्पेशल इनवाइट्स भी बुलाए जाते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको डीआरडीओ चीफ है। तो ये गवर्निंग काउंसिल मिलकर डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन में जो कि दूसरी संस्था थी एनडीसी, तो वहाँ पर ये सारे मंत्री होते थे, मतलब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते थे। लेकिन जो नीति आयोग है इसकी गवर्निंग काउंसिल में इन लोग को ऐड किया गया है। इसलिए प्लानिंग कमीशन से फेडरलिज्म की बात करें तो जो नीति आयोग ज़्यादा सहकारी संघवाद को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसी गवर्निंग काउंसिल में सभी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। इसके अलावा इसकी रीजनल काउंसिल भी बनाई जाती हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट की जाती हैं। मान लो कि नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो नागालैंड असम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कोई रीजनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सभी राज्यों की सहायता चाहिए। तो नीति आयोग में रीजनल काउंसिल भी बनाई जाती हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती हैं और बाद में उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो कौन इनको अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसके अलावा ये काम कैसे करता है, इसके अंदर 2 हब होते हैं, इसको हम कहते हैं टीम इंडिया हब, दूसरा होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया हब जो होती है ये स्टेट और सेंटर
को मिलके काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और नॉलेज इनोवेशन हब जैसे नाम से ही पता चलता है, ये थिंक टैंक एक्यूमेन के रूप में काम करेगा, मतलब नॉलेज इकट्ठा करेगा और इनोवेशन के रूप में स्टेट्स को जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल पेमेंट को लेकर काम है, तो सरकार की आप देखेंगे जितनी वेबसाइट होती हैं डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए लगातार एडवर्टाइज कर रही हैं। तो स्टेट्स को इससे रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट चाहिए तो वो जो नॉलेज इनोवेशन हब जो है इनकी हेल्प करेगा, और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है उसके लिए लगातार प्रोग्राम को टेक्निकल एडवाइस राज्यों को देगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हिंदी में कही गई कि थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको बता दूं 3 प्रकार के इनके विंग भी होते हैं जो भी एक फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे पहला इनका होता है कंसल्टेंसी विंग, जो राज्यों को कंसल्ट करेगा। फिर एक होता है रिसर्च विंग, जो रिसर्च और डेटा कलेक्ट करके जो है राज्यों को हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में। ठीक है ना। और तीसरा होता है टीम इंडिया विंग, टीम इंडिया विंग कहते हैं। तो ये राज्यों को और केंद्र के बीच में कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए सलाह देता है। तो 3 तरीके से विंग के रूप में भी काम करता है, जहां पर एक कंसल्टेंसी देने का काम है, रिसर्च का काम है, और टीम इंडिया विंग है जो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम कराने का काम करता है। और हब के रूप में बात करें तो मेन रूप से 2 हब होते हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान लेके आता था, योजना जो नीति आयोग है 3 प्रकार के जो प्लान लेके आया है। पहला 3 साल वाले प्लान है जिनको हम एजेंडा प्लान करते हैं, फिर दूसरे 7 साल वाले मीडियम टर्म प्लान है जिनको हम स्ट्रेटजी एजेंडा कहते हैं, और 15 साल वाले विजन डॉक्यूमेंट है। तो पहले पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती थी, लेकिन नीति आयोग को ये लग रहा है कि टाइम बहुत डायनेमिक है और परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, इस 3 प्रकार के जो है एजेंडा के रूप में हमको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार 5 साल के लिए बन गया तो उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि बीच में आपको परिवर्तित करना पड़े। तो इस प्रकार फिर देखो 3 प्रकार के एजेंडा जो है फॉलो करते हैं, 3 साल के एजेंडा प्लान, 7 साल के स्ट्रेटजी एजेंडा और 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट। इस तरीके से नीति आयोग देखेंगे ज्यादा रेलेवेंट समझ में आता है। तो सबसे प्रमुख जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है काम करने का, और सबसे प्रमुख उद्देश्य तो ये है कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करना है, मतलब सहकारी संघवाद में हमको राज्यों का भागीदारी सुनिश्चित करना है। ऐसा ना हो कि एक ही केंद्र के रूप में डिसीजन लिए जा रहे हैं और राज्यों को फॉलो करवाया जा रहा है। तो सहकारी संघवाद में राज्यों का जो सहयोग है वो सुनिश्चित करना जो है इसका प्रमुख काम है। और हम देख चुके हैं इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लानिंग कमीशन के कंपैरिजन में ज्यादा है। पार्टनरशिप को एनकरेज करना है, ठीक है, नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल सिस्टम को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि इंटर सेक्टरल इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं यदि कोई, तो उनको जो है साथ में मिलकर उनका समाधान किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन करना है सही तरीके से प्रोग्राम को, नए नए इनिशिएटिव्स जो है पहलों को भी आकलन करना है, उनको लागू करना है। इसके अलावा हमने जो सतत विकास लक्ष्य फॉलो किए हैं, 2015 में जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में जो है 2015 से 30 तक के लिए एसडीजी गोल्स को स्वीकृत किया है, भारत ने साइन किए हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 2030 तक हम प्राप्त कर लेंगे। उनको प्राप्त करने के लिए नीति आयोग लगातार अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, जैसे कि हमको भुखमरी को मिटाना है, हमको गरीबी को मिटाना है, इक्वलिटी लाना है। तो ऐसे प्रमुख बड़े बड़े उद्देश्यों को लेकर एसडीजी प्लान बनाए गए थे, तो भारत ने उन पर साइन किए हुए हैं और नीति आयोग जो है बहुत एक्टिव रूप में उनको फॉलो करने के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहा है। टेक्निकल एडवाइस देना है राज्यों को, एक नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, एक उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना है। उद्यमशीलता के लिए से आपको बताऊं तो अटल इनोवेशन मिशन का आपने नाम सुना है यदि, तो अटल इनोवेशन जो मिशन है ये कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही काम कर रहा था। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बनाई गई, जैसे कि आपको बताऊं तो अटल इंक्यूबेटर्स बनाए गए। तो इंक्यूबेटर्स जो होते थे कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास कोई आइडिया है तो इंक्यूबेटर में आके आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आपको स्पेस मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी, आपको लोन सिस्टम के लिए हेल्प किया जाएगा। तो आप वो इंक्यूबेटर्स में आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। उसके अलावा देखोगे अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई थी, या आपको कोई लैब्स का काम करना है, आपको रिसर्च करना है और आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो वो टिंकरिंग लैब्स में जाके आप काम कर सकते हो। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन था कहीं ना कहीं नीति आयोग का एक इनिशिएटिव था, तो वो ऐसे काम कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए। तो जो मुख्य रूप से 7 पिलर होते हैं, जैसे नीति आयोग ने बताया कि हमको अच्छी गवर्नेंस के लिए हमको 7 पिलर्स में होकर काम करना चाहिए। तो सारी पॉलिसीज जो होंगी उनकी प्रो पीपल होती है, मतलब लोगों को केंद्र में रख के बनाई जाती हैं। बराबरी पर ध्यान दिया जाता है, मतलब महिलाओं का और बच्चों का सहयोग लिया जाए, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि लगातार इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज लेके आए हैं, जैसे कि पोषण मिशन लाया सन 2017 में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से संबंधित समस्या
समस्याओं को हल करने के लिए लाए थे। इंक्लूजन आवाज, सभी वर्गों को, SC ST OBC सबको हमको मुख्य धारा से जोड़ना है। ट्रांसपेरेंसी, हमको सुरक्षित करना है, मतलब पारदर्शिता हमको लेके आनी है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अलग अलग इंडेक्स भी जारी करते रहते हैं। पार्टिसिपेशन, सब लोगों को जोड़ना है। और प्रोएक्टिविटी, मतलब कार्य करना है, केवल सोचना नहीं है। और एम्पावरिंग होनी चाहिए सब लोगों की, चाहे महिलाओं की, बच्चों की, सभी वर्गों की। ये 7 पिलर के रूप में देखें आप तो नीति आयोग जो है कोई भी पॉलिसी बनाता है तो ये 7 चीज़ों को सुनिश्चित करता है। की इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं नीति आयोग के आज तक, तो सबसे प्रमुख जो है ये 4 इनिशिएटिव्स रहे हैं। सबसे पहला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 में शुरू किया था। 115 डिस्ट्रिक्ट को स्वास्थ्य डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले लागू किया गया था। तो इन्होंने देखा कि ऐसे कौन से जिले हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में जो है सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं पूरे देश में। ऐसे डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिकली टारगेट करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब आकांक्षी जिला प्रोग्राम इसको हम कहते थे, ठीक है। तो आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो है 2018 से नीति आयोग ने जारी किया था कि उनको स्पेसिफिक टारगेट करके, हर सेक्टर को हम टारगेट करके इनको समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे। अटल इनोवेशन, मैंने आपको बता दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप को देश में लागू करना है। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री सभी लेवल पर आपको अटल इंक्यूबेटर्स में आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। आपको अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा सारी सुविधाएं मिलेंगी। डिजिटल पेमेंट का लगातार मूवमेंट हुआ 2015 के बाद से। आप देखें कि चाहे वो भीम पे ऐप हो, चाहे UPI पेमेंट, जितने भी हुए उनको लेके पूरी तरीके से नीति आयोग ने एडवर्टाइज करने की कोशिश की है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। इसके बाद सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि देश की बड़ी जनसंख्या, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लगातार घट रहा है, मतलब लेबर फोर्स में लोगों की संख्या घट रही है। तो हमको उनको कैसे स्किल्ड करें, तो स्किल इंडिया मिशन आप देखेंगे कि लगातार प्रमोट किया गया स्किल इंडिया मिशन, चाहे प्रधानमंत्री स्किल योजना हो, ठीक है ना, कौशल विकास योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस सब तरीके से ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि जो है लोग स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी इंटीग्रेशन की एक पॉलिसी थी। इसके बाद 2017 में पोषण अभियान शुरू किया गया कि महिलाओं और बच्चों को जो भी आयरन की कमी होती है या फिर एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं, मतलब संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को हैंडल करने के लिए जो है ओवर स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, सभी प्रकार के लोगों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए पोषण मिशन 2017 से काम कर रहा है। कुछ और इंडेक्सेस भी नीति आयोग लगातार जारी करता है पूरे देश में, जो राज्यों में कॉम्पिटिटिव की बात है, मतलब प्रतिस्पर्धा को जगाती हैं अच्छा करने के लिए। तो ये इंडेक्स भी पूछी जा सकती है कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है इसकी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, दूसरा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में मान लो कि नीति आयोग ने क्या काम किया है, तो वहाँ पर अभी लिख सकते हो कि वो ऐसे इंडेक्स जारी करता है कि कौन से राज्य ने जो है मार्केटिंग फ्रेंडली बनाने के लिए रिफॉर्म के कार्य किए हैं। ये बहुत नया भी है, ठीक है ना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी है, कौन से राज्य नवाचार को प्रेरित कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस एंड हेल्थ आउटकम इंडेक्स, मतलब हेल्थ के क्षेत्र में किस राज्य ने कितना अच्छा काम किया है। तो ये प्रमुख इंडेक्सेस हैं जो नीति आयोग लगातार जारी करता है, और हर साल इनकी जो रैंकिंग आती है उसमें स्टेट जो है राज्यों को रैंक दी जाती है कि किस राज्य ने कितना अच्छा काम किया है। क्रिटिसिज्म क्यों किया है? देखो, सबसे पहले ये क्रिटिसिज्म है कि देखो एक बहुत बड़ी संस्थान है जो ये सब सोचने विचारने का काम कर रहा है, और अचानक से देखो नई सरकार ने आपको डिसमेंटल कर दिया, उसको बंद कर दिया गया। और बंद करने पहले राज्यों को पूछा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो राज्य लागू किए हुए थे, इंप्लीमेंट किए हुए थे, और अचानक से जो है प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया नई सरकार ने आते ही। इसमें देखो कि जितनी भी यूटीज उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को लागू किया गया है। हालांकि देखो अब रिसेंटली तो सभी यूटीज के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होगा है, ठीक है ना। नॉट बाय द चीफ मिनिस्टर्स की बात है, तो हालांकि दिल्ली और पुडुचेरी जो दोनों के तो चीफ मिनिस्टर ही इसका हिस्सा है, लेकिन बाकी जितनी भी यूटीज हैं, और अब नया इसमें ऐड हो जाएगा कौन सा? JNK, क्योंकि वहां पर हालांकि अभी जो है चीफ मिनिस्टर है नहीं, तो अभी भी उनको उसका पार्ट कौन है? उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। तो ये एक जो है क्रिटिसिज्म इसका हो सकता है। तो फेडरलिज्म की अगेंस्ट है कि वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसके द्वारा हो रहा है जिसको वहां के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। मतलब सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ही होता है। ये लगातार ये देखा गया है कि नीति आयोग में प्रो प्राइवेटाइजेशन है, ये मतलब लगातार निजीकरण को प्रमोट कर रहा है, लगातार ये विनिवेश को प्रेरित कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट को प्रेरित कर रहा है कि लगातार बेचो। जैसे कि एयर इंडिया की बात है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की
की सलाह भी जो है नीति आयोग ने दी थी। तो ऐसा बोल रहा है कि जो सरकार जहां पर शेयर बड़ा रखता है जिन जिन संस्थानों में जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट की, तो नीति आयोग लगातार प्रो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहा है कि इनको प्राइवेटाइज करो और लोगों के हाथ में दो, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म होता है कि निजीकरण को बढ़ावा इसने लगातार दिया है, ठीक है ना। तो अब एक कंपैरिजन के रूप में देखूंगा आपको, तो देखो नीति आयोग है, ये प्लानिंग कमीशन है, तो ये सरकार का थिंक टैंक है और दोनों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, ये भी था और ये भी था। यहाँ पर हम देखें नीति आयोग में एक वाइड एक्सपर्टाइज है, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फील्ड से स्पेशल इन्वाइटीज भी बुलाए जाते हैं, यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स भी हैं, यहाँ पर फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, यहाँ पर टेम्परेरी मेंबर्स भी हैं। तो इस प्रकार देखें वाइडर एक्सपर्टीज है और लगातार टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन जहाँ पर लिमिटेड एक्सपर्टीज थी। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर राज्यों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे एक सीईओ है जो अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यहाँ पर एक सचिव लेवल का ऑफिसर होता था। ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, राज्यों से भी एडवाइस लो और फिर पॉलिसी बनाओ। ये टॉप डाउन में था, मतलब सेंटर में बनता था और बाद में राज्यों को फॉलो करवाया जाता था। ये कोई मैंडेट नहीं करता है और ये चाहता है कि राज्य फ्रीली आए, ठीक है ना। इम्पोज्ड पॉलिसी ऑन द स्टेट एलोकेशन ऑफ फंड्स विथ प्रोजेक्ट्स इट अप्रूव्ड। तो यहाँ पर जो है फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी राइट जो है नीति आयोग को नहीं दिए गए, जबकि यहाँ पर प्लानिंग कमीशन कर रहा था अंडर आर्टिकल 282। तो सारी डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट थी वो प्लानिंग कमीशन ही दे रहा था, लेकिन अब नीति आयोग के पास नहीं है, ये सब किसके पास है, अब फाइनेंस कमीशन के पास है। तो ये प्लस पॉइंट है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो उसकी पावर वापस से आ गई है, किसकी, फाइनेंस कमीशन की। इट डज नॉट हैव एनी पावर टू अलोकेट फंड, ये बात मैंने बताया, यहाँ पर फंड को अलोकेट करने कोई पावर नीति आयोग के पास नहीं है, जबकि प्लानिंग कमीशन के पास थी। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को जो ग्रांट होती थी वो नीति आयोग अब नहीं देता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन पहले देता था। यही बात हिंदी में कही गई है। ये थिंक टैंक है और एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर व्यापक विशेषज्ञता है, यहाँ पर सहकारी संघवाद की भावना का ध्यान रखा गया है, यहाँ पर एक सीईओ की अपॉइंटमेंट की जाती है, एक बॉटम अप्रोच है, यहाँ पर टॉप डाउन थी। यहाँ पर नीतियों को लागू करने का अधिकार नहीं है, खाली कि बनाने का काम है, लागू अपने अपने मंत्रालय ही करते हैं। यहाँ पर देखें राज्यों को नीति बनाने में जो है बहुत कम योगदान था और स्वीकृत योजनाओं के लिए धन आवंटन भी करता था, लेकिन यहाँ पर आवंटन की शक्तियां नहीं है। ये वित्त मंत्री में और फाइनेंस कमीशन दोनों को साथ में ये बात कही गई है और यहाँ पर वित्त की शक्तियां प्राप्त थी। अब हमने जो भी पढ़ा है उसकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनेंगे तो मतलब ये है कि आपको बात समझ में आ गई है। तो देखो, विच इज फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? टू एवॉल्व एंड शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर, ये बात सच है। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी सही है, संघवाद को बढ़ावा देना। टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, ये है क्या? ये नहीं है, फाइनल अप्रूवल इनके द्वारा नहीं दिया था। 5 अप्रूवल कौन करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता था, ठीक। और अब अभी भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, हालांकि उसकी मीटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं ही नहीं है तो अब ये बात ही नहीं है, तो यही बात जो होगी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया, भारत में प्लानिंग से निम्नलिखित में से कौन संबंधित होता है? क्या फाइनेंस कमीशन होता है प्लानिंग संबंधित? नहीं होता। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ होता है। ये नहीं होता। अर्बन डेवलपमेंट नहीं होता। पार्लियामेंट, हाँ होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का अंतर्गत एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है और वहां पर प्रधानमंत्री और सारे मंत्री होते हैं। तो 2 और 5 करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्या है? अभी मिस्टर अमिताभ कांत जो है करंट सीईओ है और राजीव कुमार क्या है? वाइस चेयरपर्सन है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या ये 25 जनवरी 2016 को बना था? गलत। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। नीति आयोग कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये गलत बात है, कोई मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, यह एक एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी निकाय है। तीसरा, फुल फॉर्म नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और चौथा है नीति आयोग इज पॉलिसी थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों सही लग रहे होंगे आपको, लेकिन हमारे डिफरेंस है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है, क्या है? इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है। तो याद रखना ये गलत है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो यहाँ पर इसका जो क्या पूछा था करेक्ट क्या है, तो डी करेक्ट आंसर होना है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? द एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनहांस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सच है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको हमको प्राप्त करना है।
नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये भी बात मैंने कही थी, ये बात ही बिल्कुल सही है। अगर अगली सरकार चेंज हो जाती है और जो अगला प्रधानमंत्री आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका चेयरपर्सन होगा नीति आयोग का, अगर वो नीति आयोग को बनाए रखता है तो। देयर आर 6 फुल टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग। ये बात क्या है, गलत है, मैंने बताया था कितने होते हैं फुल टाइम, 4 मेंबर होते हैं, और टेम्परेरी कितने होते हैं, 2। उसके अलावा बाकी कैसे होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा एक सीईओ होता है, एक वाइस चेयरपर्सन है और एक चेयरपर्सन है। तो ये इतने मेंबर्स इसमें होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीज़ें मैंने हमको समझने की कोशिश की कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने पहले प्लानिंग कमीशन को समझाया ताकि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट, लाइक करके सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट।